सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। हमारी जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। आई होप कि आपने फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट देख लिया होगा। आज हम करने वाले हैं इसके थर्ड पार्ट में कुछ अदर टॉपिक्स। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा यहाँ पर एडवांटेजेस और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग, कि हमारे एडवांटेज क्या क्या मिलते हैं अगर हम अकाउंटिंग को यूज करते हैं, क्या फायदे होते हैं। अकाउंटिंग जो है वो प्रोवाइड करती है हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन को, जो हमें हेल्प करती है हम बिजनेस को एफिशिएंटली रन कर सकें। एंड हमारी जो मैनेजमेंट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है कि वो इस इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर कोई भी प्लानिंग कर सकें, डिसीजन मेकिंग ले सकें और कंट्रोलिंग कर सकें। सबसे पहले देखते हैं क्या होता है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, कि बिजनेस को मैनेज करने में ये हमें हेल्पफुल होती है। वो कहता है मैनेजमेंट नीड्स अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ द बिजनेस, अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल सच इंफॉर्मेशन। वो कहता है कि जब भी कोई मैनेजमेंट होता है तो उसको प्लानिंग करने के लिए, बिजनेस को चलाने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, कि उसके डेटर्स कौन है, उसके क्रेडिटर्स कौन है, कितने टाइम पीरियड में उसको पेमेंट करनी होती है, कितने टाइम पीरियड में उसकी पेमेंट आ जाती है, कितनी डिमांड है मार्केट में, कितनी हमें सप्लाई करनी होती है, हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन है, हमारे पास कितनी असेट्स हैं, कितनी अच्छी हमारी गुडविल है, हमारा क्रेडिट स्कोर क्या है मार्केट में। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे मैनेजमेंट को चाहिए होती है। तो हमारी जो अकाउंटिंग है वो इस इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करके मैनेजमेंट को हेल्प कर रही होती है। ठीक है, ये हेल्प करती है फ्यूचर प्लानिंग में, कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है। ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स एंड एक्सपेंसेस, कितनी सेल्स होनी है, कितना हमारा एक्सपेंस हो रहा है, कितनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही है, कहीं ज्यादा तो नहीं आ रही है, अगर ज्यादा आ रही है तो हमें कैसे कट डाउन करना है उसको। एक्सपेक्टेड कैश रिसीप्ट्स एंड पेमेंट कौन कौन सी है हमारी, कि हमें कौन कौन सी पेमेंट्स को करना है अभी कैश में, और कौन कौन सी रिसीप्ट यानी कैश रिसीव होने वाला है हमें। वो कहता है कि अगर सेल्स इंक्रीज होती है तो मैनेजमेंट में प्लान टू इंक्रीज प्रोडक्शन, कि अगर उसको लगता है कि फ्यूचर में सेल्स इंक्रीज होने वाली है तो प्लानिंग करता है कि मैं प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, तो दूसरा ये हेल्प करता है बिजनेस को डिसीजन मेकिंग लेने में, कि अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट टेक प्रॉपर डिसीजन यूजिंग फाइनेंशियल डेटा सच एज सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और डिस्काउंट टू बी ऑफर टू कस्टमर, कि मुझे सेलिंग प्राइस को कम ज्यादा करना है या फिर मुझे कोई डिस्काउंट ऑफर करना है। अगर कोई फेस्टिवल सीजन आ गया है तो मुझे क्या करना है, अगर डिमांड अचानक से इंक्रीज हो गई तो प्राइस क्या सेट होना चाहिए, अगर डिमांड कम है मार्केट में तब क्या होना चाहिए प्राइस हमारा। तो बहुत सारे डिसीजन होते हैं जिसमें हमारा जो अकाउंटिंग है हेल्प कर रही होती है। नेक्स्ट है हेल्प इन कंट्रोलिंग कॉस्ट एंड अवॉइडिंग ओवर स्पेंडिंग, मतलब हमारी जो कॉस्ट आ रही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है हमारा, उसको हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसको मिनिमाइज करें, एंड हम कैसे ओवर स्पेंडिंग को रिमूव करें, कैसे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। कि अगर मुझे अभी किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है तो मैं उसको क्या करता हूँ, मैं उसको अवॉइड करने की कोशिश हम कैसे कर सकते हैं। इससे होता क्या है कि हमारे जो अननेसेसरी या फिर एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस के, वो कहीं ना कहीं कट डाउन हो जाते हैं, जिससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाती है। वो कहता है इफ डिपार्टमेंट स्पेंड्स मोर देन द बजट रिपोर्ट हेल्प मैनेजमेंट कंट्रोल द कॉस्ट, कि अगर बाई चांस किसी भी डिपार्टमेंट में देयर आर लॉट ऑफ मैनी डिपार्टमेंट्स इन द बिजनेस मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है, हमारा रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं और हर एक हमारा जो डिपार्टमेंट होता है उसको एक बजट दिया जाता है, कि आपको इतना ही, मतलब वो देता है एस्टिमेट कि मुझे इतना इतना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से उन्हें बजट अलॉट किया जाता है कि ठीक है हम आपको इतना दे रहे हैं। बट अगर उससे ज्यादा खर्चा होता है तो फिर वो रिपोर्ट बना के देते हैं कि कहाँ कहाँ खर्चा हुआ है और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोवाइड्स कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। The business transactions are many and complex. Accounting keeps a proper and systematic record of all transactions. ऐसा तो नहीं है कि बिजनेस में सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन होती है, बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं डे टू डे बेसिस पर। तो वो हमें क्या हो जाता है, हमारे कॉम्प्लेक्स हो जाता है बहुत ज्यादा डेटा को याद रखना। तो हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है हर एक ट्रांजेक्शन का, कि कौन सी ट्रांजेक्शन मुझे कहाँ से हुई है, किसके थ्रू हुई है, अगर क्रेडिट पर हुई है, सेल्स पर हुई है, उसकी रिसीविंग डेट क्या है, उसकी पेमेंट डेट है तो पेमेंट डेट क्या है, कितनी अमाउंट की हुई थी, कितनी। ठीक है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। देखो एग्जांपल दिया, सुपर मार्केट रिकॉर्ड थाउजेंड्स ऑफ डेली सेल्स, परचेज एंड पेमेंट यूजिंग अकाउंटिंग सिस्टम। थर्ड वो कहता है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रॉफिट और लॉस। अकाउंटिंग रिपोर्ट शोज द रिजल्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, की टोटल इनकम कितनी थी मेरी 10 लाख थी,
मेरे तो एक्सपेंस कितने हो गए 7.5 लाख रुपए के। मेरा जो नेट प्रॉफिट बच रहा है वो कितना बच रहा है 2,50,000 यानी 2.5 लाख रुपए मेरा बच रहा है। तो मुझे इसने बताया कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है कितना लॉस हुआ है किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में। ठीक है, इफ टोटल इनकम इज मोर देन टोटल एक्सपेंस देन द बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट। ऑफकोर्स अगर इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो प्रॉफिट होता है, अगर इनकम कम है एक्सपेंस ज्यादा है तो क्या होगा, हमें लॉस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन कि मेरे पास कितनी असेट्स हैं कितनी लायबिलिटीज हैं, ये मुझे शो कर देता है। इससे मुझे पता चलता है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन इस टाइम पर क्या है। नेक्स्ट वो कहता है एनुअल कंपैरेटिव स्टडी, क्योंकि मैं हर साल क्या कर रही हूँ, डेटा तैयार कर रही हूँ। तो अगर मैं 2 ईयर्स में कंपेयर करना चाहती हूँ, लाइक मुझे 24 का डेटा 2024 का 2025 का डेटा कंपेयर करना है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। और अगर मुझे एक ही साल में देखना है कि मेरी सेल्स कितनी बढ़ी है, मेरे एक्सपेंसेस कितने बढ़े हैं ओवर अ मंथ, मैं वो भी चेकआउट कर सकती हूँ। अगर किसी ईयर में मुझे सेल्स और एक्सपेंसेस देखनी है, कंपेयर करनी है, तो मैं वो भी कर सकती हूँ। जैसे यहाँ पे 2023 और 2024 का डेटा कंपेयर किया गया है। जैसे सेल्स का डेटा हमने यहाँ पे कंपेयर किया कि सेल्स किस में ज्यादा थी, हमारे एक्सपेंसेस किस में ज्यादा थे, हमारे प्रॉफिट किस ईयर में ज्यादा थे। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हमारी परफॉर्मेंस कैसी थी, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है हमारे बिजनेस की, और हम बेटर डिसीजन मेकिंग यहाँ पर कर पाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग इज अ लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, इट रिकॉर्ड समराइज एंड कम्युनिकेट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर बेटर डिसीजन। आगे बढ़ते हैं। सिक्स पॉइंट है इसका, हेल्पफुल असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। अगर बिजनेस प्रॉफिट कमाता है तो वो टैक्स भी पे करेगा, जीएसटी भी पे करेगा। तो वो कैसे पता चलेगा कि कितना टैक्स देना है कितनी जीएसटी देनी है, वो हमें पता चलता है हमारी अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन से। ठीक है, प्रॉपरली मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन कैलकुलेटिंग एंड पेइंग टैक्स ऑन करेक्ट इनकम, कि मेरी करेक्ट इनकम पर टैक्स जाए, ऐसा ना हो कि मैं एक्स्ट्रा टैक्स पे ऑफ कर दूं। ये हेल्प करता है करेक्ट कैलकुलेशन में इनकम टैक्स की, ये हेल्प करता है जीएसटी रिटर्न को फाइल करने में, अवॉइड करता है, ये हमें हेल्प करता है कि हम अवॉइड कर सके पेनल्टीज को एंड लीगल इश्यूज को। देखो अगर कभी भी पेनल्टीज कब लगती है, जब हमने कोई भी वर्क नहीं किया होता अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो जब हम प्रॉपर अकाउंटिंग करते हैं तो हमारे ऊपर कहीं ना कहीं पेनल्टीज भी कम से कम लग रही होती है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एविडेंस इन लीगल मैटर्स। अगर कोर्ट में कभी भी मुझे कुछ पेश करना है, कोई भी लीगल नोटिस आ गया है, मुझे जाना है, कोई मुझे केस लड़ना है, डिस्प्यूट हो गए, क्लेम किया है किसी ने, तो मैं कैसे उसको डिसॉल्व कर सकती हूँ, मैं डिसॉल्व कर सकती हूँ उसको प्रूफ के साथ में, कि मुझे कोई ना कोई प्रूफ शो करना पड़ेगा। अब एक बिजनेस के पास प्रूफ क्या होता है, उसकी अकाउंटिंग उसका प्रूफ होता है कि हमारे पास एक ट्रांजेक्शन है, हम आपको शो कर सकते हैं कितने की परचेज होती है, कितने की सेल्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स बने थे हमारे, सब कुछ ऑन पेपर वहां पर चल रहा होता है। ठीक है, जैसे हमारे जो इनवॉइसेस होते हैं, रिसीप्ट्स होते हैं, हमारे लेजर अकाउंट्स कैन बी यूज्ड एज प्रूफ इन अ कोर्ट केस। ये हेल्प करता है बिजनेस को, फैसिलिटेट्स सेल ऑफ बिजनेस। जब भी मुझे अपना बिजनेस अगर सेल आउट करना है, मान लीजिए इस पर्सन ने इसको सेल आउट किया, तो ये पर्सन कैसे डिसाइड करेगा कि इसकी कॉस्ट क्या है, इसका प्राइस क्या है, तो वो कहाँ से होगा, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन से कितनी है हमारे बिजनेस की, तो उसी के थ्रू ये देखेगा कि कितना अमाउंट इसको पे करना है ठीक है, तो इससे हम क्या फाइंड आउट कर पाते हैं, बिजनेस की करेक्ट प्राइसिंग सेलिंग प्राइस क्या है। ठीक है, तो ये हमारी जो भी डील हो रही है इन दोनों के बीच में, उसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाती है। इसको ऐसा नहीं लगता है कि मैंने बहुत ज्यादा अमाउंट पे कर दिया है, इसको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने बहुत कम अमाउंट लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है हेल्पफुल इन रेजिंग लोन्स। हमारा जो बैंक है वो हमें लोन कब देता है, जब वो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेकआउट करता है। फाइनेंशियल पोजीशन कैसे चेकआउट करेगा, हमारे अकाउंटिंग से। ठीक है, तो शोज फाइनेंशियल पोजीशन एंड रिपेमेंट कैपेसिटी। हमारा जो अकाउंटिंग है वो बताता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और हमारी रिपेमेंट की कैपेसिटी क्या है। ये बिल्ड करता है कॉन्फिडेंस ऑफ लेंडर्स की, जो बैंक है उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यस, जो हमारा बिजनेस है वो उसको रिपेमेंट कर सकता है, उसको धोखा नहीं देगा। हेल्प करता है इन ऑब्टेनिंग लोन्स ऑन बेटर टर्म्स, कि हम बेटर टर्म्स कंडीशंस पर लोन ले सकते हैं। ठीक है, a company submits its financial statement to bank while applying for loan। जब भी कोई भी बिजनेस अप्लाई करता है लोन के लिए, तो वो साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी सबमिट कर रहा होता है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर यूजफुल ड्यूरिंग इंपॉर्टेंट इवेंट इन अ पार्टनरशिप फर्म। वो कहता है कि जो हमारे अकाउंटिंग है वो पार्टनरशिप में बहुत काम आते हैं। जब भी कोई न्यू एडमिशन हो रहा होता है, एडमिशन मतलब जब भी कोई न्यू पार्टनर आ रहा होता है, अगर कोई पार्टनर जा रहा होता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है, अगर डिसोल्यूशन होता है,
तो उसका कितना परसेंट हमें देना है या फिर कितना परसेंट हमें उससे लेना है एडमिशन के टाइम पर, कि उसका शेयर क्या होगा हमारी कैपिटल के रेशियो में, तो ये हम डिसाइड कर पाते हैं थ्रू द अकाउंटिंग। ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हेल्प इन कैलकुलेटिंग द शेयर ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर, के रिटायरिंग पार्टनर का कितना शेयर है हमारे बिजनेस। ठीक है। गुड अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स लीड टू ट्रांसपेरेंसी आ जाती है, ट्रस्ट आ जाता है, ग्रोथ होती है हमारे बिजनेस की। ओके, आगे बढ़ते हैं कि कुछ लिमिटेशंस होती हैं अकाउंटिंग की, वो क्या क्या होती हैं। फर्स्ट है इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट्स, की जो भी अकाउंटिंग है वो पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस्ड होती है। अकाउंटिंग इज नॉट अ प्योर एग्जैक्ट साइंस, तो नहीं है। हमने पढ़ा था पहले कि ये आर्ट भी है और ये साइंस भी है, तो हम ये नहीं कह सकते कि प्योर साइंस है। ठीक है, ये डिपेंड करता है पर्सन की पर्सनल जजमेंट पर बहुत सारे आइटम्स में, जैसे कि डेप्रिसिएशन है, तो हम डेप्रिसिएशन कितने साल तक लगाएंगे, कि किसी भी मशीन की यूजफुल लाइफ क्या होगी। किसी के अकॉर्डिंग 5 years हो सकती है, किसी के अकॉर्डिंग 7 years भी हो सकती है। वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, कोई FIFO मेथड यूज करेगा, कोई LIFO मेथड यूज करेगा, कोई वेटेज एवरेज मेथड यूज करता है। दे आर लॉट ऑफ मेथड, दे आर लॉट ऑफ वेज टू डू एनीथिंग, तो ये डिपेंड करती है पर्सन जजमेंट्स पर। सेकंड होता है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, वो कहता है कि कुछ कॉन्सेप्ट और कन्वेंशंस दिए गए हैं जिसके बेसिस पर ही हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो बनाए जाते हैं, जो कि हमेशा रियलिस्टिक नहीं होते। कंप्लीटली रियलिस्टिक हो वो हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं। हम ये कहते हैं कि मैंने जब असेट परचेस की थी वो 10 years पहले वो 10 लाख रुपए की थी, बट उसकी जो वर्थ है अभी 20 लाख हो गई है। लेकिन मैं बुक्स में क्या लिखती हूँ, आज भी 10 लाख रुपए ही लिखती हूँ, ना कि 20 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब लॉसेज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज सून एज पॉसिबल बट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स आर रिकॉर्डेड ओनली व्हेन रियलाइज्ड। वो कहता है कि जैसे मेरा कोई खर्चा हो जाएगा, मुझे लॉस का पता भी चल जाएगा, तो मैं तुरंत उसको रिकॉर्ड कर दूंगी। मतलब वो हुआ नहीं है बट हो सकता है, पॉसिबिलिटी आ गई है, तभी मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ। बट प्रॉफिट अगर मुझे पता चले कि मुझे होने वाला है, लेकिन मैं तब भी नहीं लिखती हूँ जब तक कि वो हो नहीं जाता है। नेक्स्ट है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स ओनली इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन बिकॉज द एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस बिजनेस। देखो, वो कहता है कि बिजनेस का जो एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस है वो तो सिर्फ जब बिजनेस बंद होता है तभी पता चलती है, बाकी तो चलता रहता है। हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस नहीं बता सकते हैं। जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है कि वो हो तो गए हैं बट हमने पे नहीं किया, तो हमने रिकॉर्ड भी नहीं किया होगा वो अभी। ठीक है। हाँ, या फिर हमसे कुछ ओमिटेड हो गया है, हमने अब तक रिकॉर्ड नहीं किया है। ठीक है। या फिर मैंने स्टॉक को ओवर स्ट्रिक्टेड कर दिया है, ओवर मतलब कि ओवर वैल्यूड कर दिया है, फिर अंडर वैल्यूड कर दिया है। नेक्स्ट है ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन, कि अगर कोई क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं, जैसे गुडविल ऑफ द बिजनेस इज नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है। ब्रांड रेपुटेशन ऑफ अ कंपनी इज वेरी वैल्यूएबल बट नॉट शोन इन बैलेंस शीट। एम्प्लॉय स्किल्स, मैनेजमेंट एफिशिएंसी, कस्टमर की लॉयल्टी है, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर नॉट रिकॉर्डेड। हाई एम्प्लॉय मोरल हेल्प इन प्रॉफिट बट इज नॉट शोन इन अकाउंट्स। वो कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत ज्यादा एंथुसियास्टिक है, मतलब बहुत अच्छे से काम करना चाहता है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो मैं उसको रिकॉर्ड तो नहीं कर सकती ना, मुझे पता है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहा है बट मैं उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, की बेस्ड होता है हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। हमने अभी पहले ही पढ़ा कि अगर कोई लैंड मैंने 10 साल पहले 10 लाख रुपए की ली थी तो उसकी वैल्यू आज 20 लाख हो गई होगी, बट मैं उसको रिकॉर्ड कर रही हूँ 10 लाख रुपए पे ही। तो ऐसे क्या है कि मेरी जो असेट की वैल्यू वो अंडर वैल्यूड है इस केस में, जबकि वो अगर मैं सेल करने जाती हूँ तो वो 20 लाख की सेल होगी। ठीक है। तो इस वजह से मेरे ट्रू फाइनेंशियल पोजिशन को शो नहीं कर रहा होता है। नेक्स्ट ये अफेक्टेड होता है विंडो ड्रेसिंग से। कई बार हम क्या करते हैं अपनी मैनिपुलेशन के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन को अच्छा दिखाने के लिए हम ओवर वैल्यू कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक को, या फिर हम फिक्टिव सेल्स दिखा देते हैं कि जो सेल्स जो हुई नहीं है बट मैंने दिखा दी है कि हाँ हो गई है। मैंने अपने कुछ लाइबिलिटीज को हाइड कर लिया, दिखाया ही नहीं है। कुछ एक्सपेंसेस को मैंने ट्रांसफर कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। ठीक है। उससे क्या होगा कि मेरा प्रॉफिट ज्यादा शो हो जाएगा, मेरी फाइनेंशियल पोजिशन ज्यादा अच्छी शो हो जाती है। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। मुझे अगर फोरकास्ट करना है फ्यूचर के लिए तो वो ये सही डेटा नहीं देता है। ये पास्ट का रिकॉर्ड देता है, ये बताता है कि प्रेजेंट में क्या हो बट फ्यूचर में क्या होने वाला है मुझे ये नहीं बता सकता है। ये मुझे नहीं बता सकता है कि डिमांड कितनी होगी किसी प्रोडक्ट की, वो इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। गवर्नमेंट की न्यू पॉलिसीज क्या आने वाली है ये नहीं बता सकता है। कॉम्पिटिटर क्या नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है, नहीं करने वाला है, क्या चेंजेस लाने वाला है, ये मुझे नहीं बता सकता है। ओके।
आगे बढ़ते हैं, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रिपेयर्ड एंड प्रेजेंटेड इन सच अ वे दैट इट इज एबल टू डिपेक्ट अ क्लियर एंड ऑर्डरली बिजनेस एंटरप्राइज। वो कहता है कि जो भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है उसको इस तरीके से तैयार किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है कि वो हमें क्लियरली एंड ऑर्डरली इन्फॉर्मेशन दे सके किसी भी बिजनेस के बारे में। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे दी गई हैं। पहले है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब क्या होना चाहिए कि वो इन्फॉर्मेशन रिलायबल होनी चाहिए, जो है मस्ट भी वो फैक्चुअल होनी चाहिए, वेरीफिएबल होनी चाहिए। कि अगर मैंने लिखा है कि इतने रुपीज की सेल हुई है तो उसका इनवॉइस भी अटैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ हवा में लिख दिया है कि हाँ ठीक है सेल्स हुई है, नहीं। फैक्चुअल होनी चाहिए, वेरीफिएबल होनी चाहिए। अगर कभी भी कोई भी वेरीफाई करना चाहे कि एक्चुअल में सेल हुई थी या नहीं हुई थी तो वेरीफाई की जा सके। ठीक है। इंफॉर्मेशन शुड बी बेस्ड ऑन ओरिजिनल सोर्स डॉक्यूमेंट। वही कैश कैश मेमो होना चाहिए, इनवॉइसेस होने चाहिए, डीड्स है, कोई एग्रीमेंट हुआ है तो उन सबकी डिटेल में इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए। इट शुड बी फ्री फ्रॉम ब्यास फ्रॉम एंड पर्सनल जजमेंट। वो कहता है कि मैंने जो भी लिखा है, डेटा जो भी मैं दे रहा हूँ वो मेरा फ्री फ्रॉम ब्यास और मेरी पर्सनल जजमेंट के ब्याह पर नहीं होना चाहिए। वो अकॉर्डिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन ही होना चाहिए। नेक्स्ट वो कहता है एस्टिमेट्स एंड पर्सनल ओपिनियंस रिड्यूस रिलायबिलिटी। वो कहता है कि मेरे पर्सनल ओपिनियंस की वहां पर कोई भी स्पेस नहीं होनी चाहिए। रियल लाइफ एग्जांपल यहाँ पे कुछ दिए गए हैं। द रिकॉर्डिंग द परचेज ऑफ अ बिल्डिंग एट एक्चुअल कॉस्ट इज लायबल बिकॉज इट कैन बी वेरीफाइड फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीड। वो कहता है कि जब भी मैंने कोई भी प्रॉपर्टी ली थी तो उसकी रियल प्राइस में फाइंड आउट कर सकती हूँ, कॉस्ट फाइंड आउट कर सकती हूँ कहाँ से, रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी डीड से। वो कहता है द यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन फॉर डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन जजमेंट सो इट इज लेस रिलायबल। वो कहता है सेकंड में कि लेस रिलायबल क्यों होता है कि अगर मुझे डेप्रिसिएशन लगाना है तो उसकी यूजफुल लाइफ क्या होगी, वो तो मैं परसेंट जज ही कर रही हूँ। ठीक है, वो तो मेरी परसेंट जजमेंट पर होगी, तो वो क्या है वहाँ पे लेस रिलायबल हो जाता है। ठीक। कंपनी रिकॉर्ड सेल्स बेस्ड ऑन ऑफिशियल इनवॉइसेस सच सिंस इनवॉइसेस आर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट information is reliable and can be verified by auditors or tax authorities। तो जो भी मैं सेल्स जनरेट करके लिख रही हूँ उसके लिए मैं अटैच क्या कर सकती हूँ, अपने इनवॉइसेस को अटैच कर सकती हूँ और जब भी कोई भी ऑडिटर या टैक्स अथॉरिटीज आती हैं मेरी कंपनी में तो उसको चेक कर सकती है। देखो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट क्या है रिलायबिलिटी का कि मैं जो भी डेटा दे रही हूँ वो फैक्चुअल और वेरीफाइड होना चाहिए कि अगर मुझे कभी भी उसको वेरीफाई करवाना पड़ता है कि एक्चुअली में वो सेल्स हुई है या नहीं हुई है तो मेरे पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होने चाहिए। रिलेवेंस क्या है कि रिलीवेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा पूरा डेटा उठा के लिख दिया है। जो इम्पोर्टेंट है, जो यूजफुल है किसी भी फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए किसी बिजनेस की, सिर्फ वही डेटा होना चाहिए, उसमें बाकी की कोई भी और डेटा नहीं होना चाहिए। कि लाइक कि मुझे ये पता होना चाहिए कि मैं कितनी सैलरी पे कर रही हूँ, दैट इज रिलीवेंट। बट अगर मैं ये लिखती हूँ कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, दैट इज नॉट रिलीवेंट। ठीक है, तो जो भी रिलेवेंट डेटा है सिर्फ वही उसमें जाना चाहिए, इररिलेवेंट डेटा हम नहीं डालते हैं। ठीक। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन मस्ट बी रिलेवेंट टू ऑब्जेक्टिव एंटरप्राइज। हमारे बिजनेस का जो भी ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंगली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को हमें डालना है, लिखना है। इट शुड हेल्प मैनेजमेंट, इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स एंड अदर यूजर्स इन मेकिंग डिसीजंस एंड फोरकास्टिंग। ये हेल्प करना चाहिए किस किस को, हमारे मैनेजमेंट को, हमारा जो इन्वेस्टर है जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए यूजफुल होना चाहिए, हमारे क्रेडिटर को पता होना चाहिए ताकि वो हमें क्रेडिट दे सके, या फिर जो भी पर्सन जो डिसीजन ले रहे होते हैं, फिर जो फोरकास्ट कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए। ठीक है। ओके, a bank gives loan to a business after checking its financial position, cash flows and repayment capacity. This information is relevant for the bank's risk। अंडरस्टैंडेबिलिटी मतलब वो बहुत ही इजी वे में होना चाहिए। अगर कोई भी टेक्निकल वर्ड यूज किया गया है तो उसके साथ में उसका नोट भी लिखना चाहिए कि इसका मीनिंग ये होता है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ टेक्निकल वर्ड्स यूज करे और आप उसका मीनिंग प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं कर रहे हो। मीन्स आपका जो इन्फॉर्मेशन देने का तरीका है वो इतना इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए कि जिसको उसके बारे में पता है वो तो समझ ही जाए, बट जिसको उसके बारे में नहीं पता है वो भी उसकी इन्फॉर्मेशन को इजिली अंडरस्टैंड कर सके। नेक्स्ट है कंपेरेटिव कि वो तरीका, अगर मैंने एक फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन का स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया तो मैं नेक्स्ट ईयर भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही यूज करूं। ऐसा नहीं है कि मैंने एक बार जो मेथड ले लिया अगले साल में दूसरा चूज करूंगी। इससे होगा कि जब भी मैं कंपेयर करने बैठूंगी 2 साल के डेटा को मैं कंपेयर नहीं कर सकती हूँ। वो कहता है कि हमारी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो कंपेरेबल होनी चाहिए, यानी कि मैंने एक बार जो मेथड यूज कर लिया वही मेथड कंसिस्टेंटली मुझे यूज करना है फ्यूचर में भी। ठीक है, ताकि कि क्या हो कि मैं 2 साल का डेटा उठाकर कभी भी उसको कंपेयर कर सकूं कि अगर मुझे देखना है कि 2 साल की सेल क्या है कि 2024 में कितनी सेल होती है, 2025 में कितनी सेल होती है, तो जिसको मैं
हमारे जो स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको उठाऊं, देखूं और मैं उसको इजीली कंपेयर कर लूं। ठीक है, नेक्स्ट है फेथफुल प्रेजेंटेशन, कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रॉपर ऑनेस्ट होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, मतलब मैं कोई भी मैनिपुलेशन उसमें ना करूं, जो एक्चुअल में चीजें हुई हैं मैं उनको ही शो कर रही हूँ। इफ अ कंपनी हैज अ लोन ऑफ 5 लाख, इट शुड बी क्लियरली शो इट इन द बैलेंस शीट एंड नॉट हाइड इट, कि अगर किसी कंपनी के ऊपर 5 लाख का लोन है तो वो उसको लिखे, बताए कि मेरे ऊपर 5 लाख का लोन है, ऐसा नहीं है कि वो लिखे लिखे ही ना। तो उसकी फेथफुल प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर हमें इन्फॉर्मेशन दी जानी चाहिए। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। रोल एज ए लैंग्वेज की होती है, बिजनेस की लैंग्वेज होती है अकाउंटिंग। बिजनेस अपने बारे में अकाउंटिंग के थ्रू ही बता पाता है कि उसने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया है, कितना उसकी सेल्स हुई, कितनी उसकी परचेज हुई है। ठीक है, तो ये क्या है बिजनेस, सॉरी अकाउंटिंग क्या है बिजनेस के लिए, एज अ लैंग्वेज काम करती है। रोल ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड, कि मेरे पास में जो भी हिस्टोरिकल डेटा होता है वो सबको ये लिख कर चलती है कि कितनी सेल्स होती है, कितनी परचेज होती है, कितने एक्सपेंसेस थी, कितनी पेमेंट्स थी। This helps the business keeps a clear and keep a clear history of all its transactions. रोल इन डिटरमाइनिंग नेट प्रॉफिट, कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है, किसी भी साल में कितने एक्सपेंसेस थे, कितने मेरे इनकम हुई है और कितना मेरा प्रॉफिट हुआ, कितना मेरा लॉस हुआ, ये सारे डेटा मुझे प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइनेंशियल पोजीशन डिटरमाइन करता है कि मेरे पास कितनी असेट्स हैं, मेरी कितनी लायबिलिटीज हैं, कितनी मेरे पास डेटर्स हैं, कितने क्रेडिटर्स हैं, कितनी कैपिटल है, ये सारा मुझे इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहा होता है। रोल एज इन्फॉर्मेशन सिस्टम, ये जितने भी मेरे यूजर्स हैं उन सभी को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है, चाहे वो मैनेजर है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर्स है, गवर्नमेंट है या फिर अदर यूजर्स हैं। रोल एज सर्विस प्रोवाइडर, सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ये लॉज एंड रूल्स के साथ, टैक्स रूल्स के साथ में कॉम्प्लियंस करता है, उसको फॉलो अप कर रहा होता है, हमें बेटर डिसीजन में ये सर्विस देता है, यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा होता है। ये हमारे क्रेडिटर के साथ में हमें ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस डेवलप करने में हेल्प कर रहा होता है। तो गाइस थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को एंड शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में एंड डू द कमेंट्स। सो थैंक यू एवरीवन।